नमस्कार आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अरुण एंड खुशबू पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश से आदित्य जी जुड़े हुए हैं। हाल ही में आपने इनको देखा होगा कि ये केबीसी में गए थे और 7.5 लाख रुपए विन करके आए हैं। पैसों के अलावा इन्होंने बच्चन साहब का स्टाइल अपना के जो लोगों का दिल जीता, उसकी कोई कीमत नहीं, वो अतुलनीय है। तो इसी के साथ साथ सबसे पहले आदित्य भाई, आप हमारी ओर से आपको बहुत बहुत नमस्कार और शुभकामनाएं, और हमारे चैनल की ओर से भी कि आपने अपना कीमती समय दिया हमारे दर्शकों को, ताकि उनकी प्रेपरेशन में हेल्प हो पाए कि कैसे प्रेपरेशन करनी है। और कुछ मोमेंट्स ऐसे आप साझा करेंगे जो बच्चन साहब के साथ आप जी करके आए, क्योंकि आपका एपिसोड जब हमने देखा आदित्य भाई, वो बाकियों से बहुत अलग था। अलग कैसे कि ज़्यादातर लोग गेम खेलते हैं और अपनी स्टोरी सुनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपका एपिसोड कुछ इस प्रकार से अलग था कि बच्चन साहब ने इतना इंटरेस्ट लिया उसमें, क्योंकि आपकी जो लुक थी, आपका जो पहरावा, यानी आप कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो बच्चन साहब से इतने मिलते जुलते थे कि देख के बहुत मज़ा आया। तो आदित्य भाई, आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। तो एक बार आप अपने हमारे दर्शकों को प्लीज़ बता दीजिए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कब से केबीसी में जाने का आपका सपना था। प्लीज़ आदित्य जी। थैंक यू भैया ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, बिकॉज सही में आपके द्वारा हमने अपना एक सपना पूरा करा है। मैं कहना चाहूंगा, मैं आदित्य हूँ, आदित्य जोशी, और इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश ही मेरा होम टाउन रहा है एंड इंदौर में भी पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। और 10 सालों से ही मेरा केबीसी में जाने का सपना भी रहा है। जैसा शो में दिखाया था, ठीक वैसी ही कहानी थी मेरी पर्सनल भी, कि 2015 में मैं पहली बार मुंबई घूमने गया था मम्मी के साथ और छोटे भाई के साथ में। और जलसा के सामने हम बाहर फोटो खिंचाने गए थे और बहुत शौक था कि मैं अमिताभ सर के साथ में एक फोटो लूं। बिकॉज जब से होश आया था मेरा, काफी लोग मुझे पर्सनली, जब दोस्त वगैरह हैं, तो वो भी चिढ़ा रहे थे एपिसोड देख के कि मैं फेंक रहा हूँ कि इतनी छोटी उम्र से कहा। बट सही मायने में जब से मैं छोटी उम्र से था, केबीसी दिखता था टीवी पे, जब से होश आया तो वो देख के बहुत इंस्पायर होता था। एक तो सर बहुत प्यारे लगते थे टीवी पे, इतने सुंदर लगते थे, और गेम से भी एक अलग ही टाइप का अट्रैक्शन था मेरा। और मम्मा को देखता था मैं कि वो जवाब देती रहती थी बैठे बैठे, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन मिली थी, तो पसंद आते ही थे वो। तो अमिताभ जी तो पसंद थे ही, और वहां पे जब मुंबई घूमने गए तो इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस करना कैसे पॉसिबल है। तो मैंने सोचा कि सर के साथ में एक फोटो मिल जाए तो अच्छा होगा। बट फोटो तो नहीं हो पाई, और मम्मा ने भी फिर मुझे वही बोला कि तुम उनके साथ में फोटो खिंचाने आए हो, पर ये तो सोचो वैसे थोड़ी मिल जाएंगे। अब वो जिनको मिल जाते, कभी कभार फैंस को मिल जाते, पर तुम कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाओ, तब शायद सही में कोई मतलब होगा तुम्हारी उनकी फोटो साथ में। तो मैंने उस चीज को एक चैलेंज हिसाब से ले लिया अपनी लाइफ में, और क्विजेस करना शुरू करे भैया मैंने। एक तो क्या होता है कि बचपन से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आता है आपको इन जी। चीजों के अंदर। तो मैं बचपन से ना बड़ा एक वो जिज्ञासु बच्चा था। ओ। मम्मा को मैं पूरे टाइम मतलब सिर खाता रहता था मैं पूछ पूछ के कि मम्मा ये क्या होता है, मम्मा वो क्या होता है। पहली बार ताजमहल गए तो पूरा मैंने पूछ के रख दिया कि ये किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बनवाया, कैसे बनवाया, किसके लिए बनवाया, सारे क्वेश्चंस। तो ये बचपन से ही मेरा एक नेचर रहा है, और आज भी ये नेचर गया नहीं है। कुछ पता होता है तो बताता हूँ, नहीं होता है तो पूछता हूँ। तो बहुत सही। ये चीज भैया शायद कहीं ना कहीं क्विजिंग में बहुत मदद करती है, कि अगर आप क्यूरियस नहीं हो तो शायद आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये चीज में मम्मा का पूरा एनकरेजमेंट था, तो ना मैंने फिर क्विजेस करना शुरू करे। और इंटर हाउस क्विज पहले स्कूल के अंदर ही होते थे, उसमें पार्टिसिपेट किया, वहां पे अपने हाउस को जिताता था। फिर स्कूल मुझे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में भेजने लगा, वहां जाता था। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हुए, स्टेट लेवल पे हुए, और यहाँ तक कि भैया नेशनल लेवल की क्विज ओ कॉम्पिटिशन्स मैंने वाह, खेले। बहुत बढ़िया। और यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाए थे वो, और उन्हीं के द्वारा फेलिसिटेट भी किया गया। मैं तो बोलते हैं कि बहुत लंबी जर्नी थी मेरी, पर मैं वहां पे भी रुका नहीं भैया। मेरा अल्टीमेट गोल था कि मैं एक दिन केबीसी में आके रहूंगा। और केबीसी जूनियर में भी ट्राई करा मैंने, जैसे शो पे भी बताया था जी कि जी दो जी। तीन बार हो गया था कि मैंने केबीसी जूनियर में भी ट्राई करा था, पर कभी आईवीआर कॉल भी नहीं आई। ओ। और पिछले साल भी ट्राई करा था, पिछले साल भी आईवीआर कॉल नहीं आई थी। ये साल पहली बार था कि आईवीआर कॉल भी आई, फिर आगे ऑडिशन भी हुआ, और बाकी का तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो बहुत बहुत ही बढ़िया। मतलब एक ना आपकी कुछ बातें मेरे को इतनी अच्छी लगी। जैसे आपने कहा कि मम्मा ने कहा तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया। आई थिंक अगर उस दिन जी आपका फ़ोटो हो जाता तो हो सकता है आप आपकी जर्नी वहीं थम जाती कि फ़ोटो हो गया, डेट्स इट।
लेकिन आपका उस दिन बिल्कुल। फोटो नहीं हुआ, आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा हुआ, फिर आपने उसको चैलेंज के रूप में लिया और यहाँ पे आके उस चैलेंज को पूरा किया। तो केवल हाँ भैया। वहाँ तो कुछ लोग ही देखते, यहाँ आपको पूरे देश विदेश और बहुत ऐसे लोगों ने देखा जहाँ पे आप आई थिंक कभी उस मुकाम पे नहीं पहुँच सकते थे केबीसी के बिना, आई थिंक सो। और दूसरा, जब आप का हॉट सीट पे सिलेक्शन हुआ, तो जब आपने कहा कि सबसे पहले मैं अपने मम्मा पापा के पाँव छूना चाहता हूँ, तो वो जो चीज़ होती है ना, कहते हैं कि पहला भगवान जो है वो, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मम्मा पापा बनाए हैं। तो वो जी। चीज़ देख के इतना अच्छा लगा, लिटरली पर्सनली मुझे, आई थिंक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी इतना अच्छा लगा होगा। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको आगे ले जाती हैं, जो आप अगर अपने मम्मा पापा की रिस्पेक्ट, अगर उन्हें जीवन में मेहनत जो कि आपने की, 2015 से लेकर 2025 तक का सफ़र किया और इतने क्यूज कंपटीशन खेले, लेकिन आप थमे नहीं और केबीसी में आकर के आपने दिखाया। ये चीज़ें आपके लिए और हमारे लिए, मतलब आपके लिए तो खैर आपने तो ये चीज़ें महसूस की और जी, लेकिन ये सभी के लिए एक सीख के तौर पे है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए, एटलीस्ट अपने मम्मा पापा की इज्जत। और जिस तरह से ये क्यूरियस रहे हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर एक कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं जी। अपनी बात करूं केबीसी से रिलेटेड, अभी मैं इंटरव्यूज़ क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि हर एक, आदित्य भाई हैं, अब इनका पढ़ने का तरीका मेरे से अलग है, ये मेरे से अलग चीज़ों में परफेक्ट हैं। तो ताकि आपको पता चले कि जो जो इनने मेरे से अलग एक्सपीरियंस किया, वो इनका एक्सपीरियंस मेरे से बेटर किस प्रकार से था, वो आपके तक ये बात पहुंच पाए। क्योंकि कोई भी बंदा अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। अगर आप सीखने में क्यूरियस हो, आप सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। अगर आप अपने आप को ही सोचेंगे कि मैं परफेक्ट हूँ, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे कभी भी। तो ये बात सही आप बात है। आदित्य, हाँ जी। इसी जी में मुझे भी ऐड करना था भैया कि ये जो चीज आपने बोली ना कि क्यूरियस रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, जी ये एक्चुअली मैं 100% मैं अग्री करता हूँ इस बात से। जैसे आपने मम्मा पापा के पैर छूने की भी बात करी, तो बचपन से ना गणेश जी शिव जी ये दोनों बड़े मेरे मेरे फेवरेट भगवान रहे हैं। और गणेश जी की तो कहानी भी है कि मतलब जब ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को बोला तो उन्होंने अपने माता पिता के चक्कर लगाए। तो वो चीज ना बचपन से मुझे लगती थी, तो हर जगह मैं पेरेंट्स की भी इज्जत करता था, उनके आशीर्वाद को ही मानता था कि उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ेंगे। और वो क्यूरियोसिटी वाले पॉइंट में भी कहीं ना कहीं भैया माइथोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऐसा मेरा मानना है। मैं हमेशा से अपने आप को ये बोलते आ रहा हूँ कि आपको लक्ष्मी जी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अगर गणेश जी का आह्वान करेंगे ना, गणेश जी को पूजेंगे, गणेश जी को मानेंगे, उनके साथ में माँ लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो गणेश जी का संबंध ज्ञान से है और लक्ष्मी जी का पैसों से। तो अगर आप ज्ञान को साधेंगे तो शायद धन अपने आप आ जाएगा। तो ये चीज हमेशा से रही थी भैया मेरी कि क्यूरियस रहूं, जानते रहूं, सीखते रहूं। और बस ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना, तो फिर जीवन में खाली नहीं बैठ सकेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। आपकी बात ना बिल्कुल सही है। अगर कोई केबीसी का बड़ा फैन हो और उसे अच्छे से देखता हो, केबीसी ने ना पहले केबीसी की टैगलाइन में जुड़ा हुआ था ज्ञानदार, धनदार और शानदार। जी अगर आपके पास ज्ञान है तो ही ये शो आपके लिए धनदार रहेगा, तो ही बिल्कुल। आपको ये चीज़ें शानदार लगेंगी। अगर ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी ज्ञान के बिना दोस्तों कोई चीज़ नहीं है। जैसे अभिषेक जी ने कहा, सॉरी आदित्य जी ने कहा कि ज्ञान के बिना कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते, फिर चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। और भगवान का साथ हमेशा रहता है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि ये जो चीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हो, ये भगवान की दया है। सब भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली भगवान भी आपको एक स्ट्रेंथ देता है, जो कि दिखती नहीं, लेकिन अगर आप सच में कुछ करोगे तो महसूस होती है वो चीज़, जैसा कि आदित्य भाई ने कहा। तो आदित्य भाई, आपका इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था एंड वो किस तारीख को हुआ था, जब ग्राउंड ऑडिशन के लिए आपको कॉल आया था? तो भैया एक तो वो कॉल भी जो आया है ना, वो भी एक चमत्कार की तरह आया। मैं आपको बोलूं, मेरे ना दादाजी उस टाइम पे आईसीयू में एडमिट थे। ओ और 1 से 1.5 महीना वो हॉस्पिटल में रहे हैं। उनकी किडनी फेल हो गई थी एक्चुअली, एंड उनको मतलब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने का डर था, तो इसीलिए वो आईसीयू में एडमिटेड थे जी। मई से। तो मुझे जो सेकंड लेवल की आईवीआर कॉल आई और जो उसके बाद में ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आई, वो तब आई जब मैं हॉस्पिटल में बैठा हुआ था भैया, ओहो। वेटिंग रूम में। तो चमत्कार ही था वो मेरे लिए, एंड मतलब इतना ऑक्यूपाइड था मैं उस चीज में। पर हाँ, अच्छे से गया मेरा। एंड मेरा इंटरव्यू भैया 1 तारीख को हुआ था, 1 जून को, दिल्ली में। सुबह 6 से 8 बजे का मेरा स्लॉट था। जी तो मैं वहां गया था, और वो जाने के लिए भी मन में कहीं ना कहीं एक डर था। जैसा मानवप्रीत जी का हमने देखा था एपिसोड में, तो हाँ उनकी भी बिल्कुल।
ऐसा ही था उनका भी थोड़ा बहुत, कि वो भी हॉस्पिटल में थे जब उनको कॉल आया था, तो हमारा भी सेम था। और मन में ना वो बहुत डर था एक अंदर, बिकॉज कुछ कंक्लूसिव तो होता नहीं, अब हम इतनी दूर से दिल्ली जा रहे हैं। और एक चीज ये भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि तब तक तो भोपाल भी कैंसिल नहीं करा था इन्होंने, प्लान था भोपाल ऑडिशन। तो हम मन में ये भी सोच रहे थे कि पास की वेन्यू है, अगर भोपाल में होता तो अच्छा हुआ था, दिल्ली बुलाया है हमको, अब इतनी दूर जा रहे हैं खर्चा करके, तो सफल होगा कि नहीं होगा, एक मन में डर भी था। और बाकी आपको तो पता है कि दिल्ली का तो कैसा सिनेरियो था, कितनी बड़ी भीड़ थी और जो भी हुआ था। तो हम सुबह से खड़े थे, मैं 4 बजे लाइन लगाया था भैया मैंने, और 4 बजे वहां जाके ऐसा दिख रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन थी, लोग बोल रहे हैं कि 1:30 बजे से वहां पे पहुंचे हुए थे। और आधे तो वहां पे, मतलब कुछ लोग वहां पे मैंने ऐसा भी देखा था कि वो लोग वहां पे सो भी रहे थे, फैमिली वगैरह लाइन में लगे हुए थे, प्रॉक्सी दे रहे थे। तो इतने रात से उन्होंने भीड़ लगाई हुई थी। मैं तो 4 बजे गया था एंड फिर लाइन में लगा था, एंड टाइम पे हुआ था। लेकिन सुबह 1 तारीख को तो हमारे अरेंजमेंट्स ठीक थे, क्योंकि 6 बजे ही मैं अंदर घुस गया था, 6 बजे का स्लॉट था। फिर अंदर की जो प्रोसेस होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो तो आपने भी बता रखी, सबको पहले से भी पता है। और जो टेस्ट हुआ था मेरा, उसमें 20 में से मेरे 18 सही गए थे भैया। वो बहुत बढ़िया। और वो ऐसा था कि मतलब मैं शॉर्ट कॉन्फिडेंट था। जब टेस्ट हो गया मेरा, तभी कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरे 18 सही गए हैं, 2 गलत गए हैं, 2 भी क्योंकि कंफ्यूजन में मेरे गलत गए थे। तो मुझे पता था वो कि मेरे 2 गलत गए और 18 सही गए हैं। और उसके बाद में फिर इंटरव्यू हुआ है, तो हमारे क्लास से कुछ 5-6 लोग सिलेक्ट हुए, और मैं तो मेरी क्लास में भी बैठा था, तो मैं यंगेस्ट ही था मेरी क्लास में, बहुत ही छोटा मैं था। बाकी लोग भी स्टूडेंट्स थे, पर सबसे ज्यादा छोटा मैं ही था। और फिर इंटरव्यू हुआ हमारा। तो इंटरव्यू में भी मैं ये मानूंगा भैया कि आपके चैनल पे भी मैंने वो बात सुनी थी, तो वहां से थोड़ा एश्योरेंस मिला था। लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि अगर लंबा इंटरव्यू आपका चलता है तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस मतलब इजी हो जाता है, आप जल्दी सिलेक्ट हो जाएंगे, और अगर कम चला है तो चांसेस नहीं होते। पर भैया मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा है कि ऐसा तो नहीं होता। इंटरव्यू का टाइम मैटर नहीं करता है, इंटरव्यू गया आपका कैसा है वो मैटर करता है। बिल्कुल। तो इंटरव्यू मेरा हुआ, तो मैं गया, पहले तो माइक चेक वगैरह वो बाहर ही कर रहे थे, फिर अंदर भी बैठा के एक बार माइक चेक होता है। उसके बाद में वो बेसिक से सवाल थे भैया, कुछ मेरे से जो पर्सनल पूछे गए थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, पेरेंट्स क्या करते हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ और आगे क्या करना चाहता हूँ। फिर जब मैंने बोला कि डिप्लोमेट बनूंगा, तो क्या इंस्पिरेशन है डिप्लोमेट बनने के पीछे, तो वो कहानी भी मैंने शेयर करी थी, एपिसोड में सुना होगा आपने। तो वो चीजें कुछ पूछी, तो बस उतने ही पर्सनल क्वेश्चन थे भैया। और ये कि केबीसी में क्यों आना चाहते हो जी। इतनी सी बात के बाद उन्होंने मुझसे सीधे जीके के क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए। तो मुझे उस टाइम पे तो बहुत डर लग रहा था कि पर्सनल क्वेश्चन इतने से ही करे, अब सीधा जीके क्वेश्चन है, मतलब पता नहीं अब ये मुझे भगाना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। पर जीके के क्वेश्चन भी ऐसे भैया, ऑन एन एवरेज हम सुनते कि 5 क्वेश्चन करे जाते हैं, मुझसे 9 क्वेश्चन करे इन्होंने। और कि एक और दो और एक और दो और करके वो बढ़ाते गए। और शायद उनको भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा होगा, या वो भी शायद देखना चाह रहे होंगे कि मैंने अगर बोला है कि मैं क्विजर हूं तो मुझ में नॉलेज है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कर रहे थे क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिन्होंने मैंने ऑप्शन सुने बिना भी जवाब दे दिए थे। तो उस तरीके से हुआ। एंड फिर वो तो एकदम ब्लंट, उनके रिएक्शंस भी वैसे रहते हैं कि वो हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते हैं आंसर सुन के भी, और एक बार ओवर हो भी जाता है तब भी वो बोलते कि अच्छा ठीक है थैंक यू, उतना सा बोलते हैं। तो वो बोल के मैं बाहर आ गया। पर हाँ अच्छा गया था। और जो चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें वो ये था कि मैं आपका चैनल ना स्टार्टिंग से नहीं देखता था। मुझे जब ऑडिशन का कॉल आया उसके बाद में मैं कहीं ना कहीं देख रहा था कि ऑडिशन प्रोसेस कैसे होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं मन में डाउट्स रहते हैं, हर चीज हमको समझ में नहीं आती है। तब जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो आपके वीडियोस आए, और उसमें फिर आपके वो जो फॉर्म वाले वीडियोस आते थे वो पर्टिकुलर मैंने देखे, मैंने और मेरी मम्मा ने बैठ के देखा, वो हमको इतने अच्छे लगे भैया, क्योंकि उसके आपके चैनल के अलावा शायद ही किसी ने फॉर्म के बारे में डिस्कस किया होगा और फॉर्म की इंपॉर्टेंस समझाई होगी। और एक्चुअली में वो इतना काम करता है, बिकॉज देखिए उससे होता कुछ नहीं है, रिस्पॉन्सेस तो हमारे सबके खुद के रहते हैं। आपके अपने लाइकिंग्स होंगे, मेरे अपने लाइकिंग्स होंगे, आपके अपनी जरूरतें हैं, हमारी अपनी जरूरतें हैं, लेकिन उससे एक पैटर्न समझ में आ जाता है। तो मैं एटलीस्ट उससे बेनिफिट ये हो गया था कि आपकी वीडियो सुन के गया था, तो मुझे मन ही मन पता था कि चलो फॉर्म किस तरीके का आएगा, तो मेंटली प्रिपेयर था कि हाँ फॉर्म में लिखूंगा मैं क्या क्या। तो वो चीजें मैंने कर ली थी, तो उसमें इतनी बड़ी हेल्प थी भैया, बिकॉज बहुत लोग इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। जीके तो एसेंशियल होता ही है, पर वो टेस्ट क्लियर करने में और इंटरव्यू में एक सेगमेंट में काम आता है। इंटरव्यू में भी वो भी शायद कम, क्योंकि वहां पे शायद कॉन्फिडेंस ज्यादा देखते हैं वो आंसर से ज्यादा। पर फॉर्म का आपने जो इम्पोर्टेंस दिया
वो शायद ही किसी ने दिया होगा और वही काम आया, और वहीं से आपके फॉर्म वाले वीडियो से ही मैं आपके साथ में जुड़ा, और उसके बाद में तो शायद फिर आपसे मेरी बात होने लगी थी सिलेक्शन के टाइम से, कि जब एफएफएफ का कॉल आया तब से तो फिर हम बराबर ही टच में थे। तो ये सर मेरी इंटरव्यू वाली जो जर्नी थी और ग्राउंड ऑडिशन वाली, वो ये थी। देखिए, इसमें ना आदित्य भाई ने काफ़ी ऐसी बातें बताई हैं जिसको मैं एक बारी समराइज़ करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहले तो आदित्य भाई एक तरह से अब मेरे भाई की तरह बन गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम टच पे हैं, और इन्होंने इतना मान सम्मान और इज्जत दिया मेरे को, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि वो मैं शब्दों में खैर बयान नहीं भी कर पाऊँगा, लेकिन लिटरली इतना मान सम्मान दिया, और हम एक भाई की तरह हैं अब। और एक जैसे आदित्य भाई ने कहा कि इंटरव्यू अब भी, जैसे आपको पता है 14 तारीख को, 14 सितंबर को दोबारा से ऑडिशंस हो रहे हैं, बहुत से लोगों को कॉल आया है। तो उनके लिए मैं क्लियर कट बता दूं कि जो जीके टेस्ट है दोस्तों, जीके टेस्ट एक मेयर क्वालिफिकेशन के लिए है। अगर आपका एक बार क्वालिफिकेशन हो जाता है जीके टेस्ट में, फिर चाहे वो 14 नंबर से हो, चाहे फिर वो 15 नंबर से हो, जैसे भी वट एवर आपकी क्लास में जो कट ऑफ जाएगा, उसके बाद सब लोग एक बराबर हो जाते हैं, फिर चाहे वो 14 नंबर वाला हो, चाहे 20 नंबर वाला हो। इसके बाद जो सारी चीज़ें काम में आएंगी वो आएंगी फॉर्म और पीआई में, जो आप चीज़ बताओगे। मैं आपको क्लियर बता दूं, फॉर्म में जो आपका फॉर्म होगा उसमें आपको कोई भी चीज़ झूठ नहीं लिखनी है। मतलब आपको कोई झूठी सिंपथी या ऐसी कोई झूठी चीज़ नहीं लिखनी है जो आपको लगे कि यार वहाँ पे मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, लेकिन वो एक्चुअल में है ही नहीं आपकी लाइफ में। क्योंकि जब आप फॉर्म में वो चीज़ लिख देंगे और बाद में आपका इंटरव्यू होगा, तो वो हमसे इतने एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे बैठे होते हैं, वो जब हमसे अपनी लाइफ के बारे में पूछेंगे या फॉर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे, कहीं ना कहीं आपसे वो चीज़ मिस हो जाएगी। वहाँ पे उनको पता लग जाएगा कि ये चीज़ इसने फॉर्म में फेंकी है या झूठे तौर पे लिखी है। फॉर्म में आप एकदम सच लिखिए जो बात है। हाँ, लिखने का तरीका आप बढ़िया रखिए कि आप उस चीज़ को कैसे बेटर वे में पेश कर सकते हैं ऑडियंस के सामने। क्योंकि ऑडियंस के सामने इस वजह से कह रहा हूँ कि जब आप टीवी पे आएंगे तो बहुत सारी ऑडियंस आपको देखेगी। आपको यही सोच के चलना है कि जो स्टोरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही आपको बच्चन साहब के सामने बतानी है। उसी हिसाब से आप फॉर्म भरिए, सच लिखिए सब चीज़ें, उसी का बेस आपका इंटरव्यू होगा। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस बेसिस पे हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर जीके ही आपका अच्छा नहीं है या जीके ही क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर ना तो फॉर्म का ना पीआई का कोई वजूद नहीं रह जाता। आई थिंक मैं आपको आदित्य भाई इसमें कुछ ऐड करना हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भैया, आपकी बात एकदम सही है। और ये चीज तो होती है कि वो ना झूठ आपका पकड़ लेंगे। फॉर्म में भी आपको 100% जेन्युइन होना होगा। जो चीज है, आप अगर कुछ करा है तो आप छुपा भी नहीं सकते हैं, और आप ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं वो फटाफट से। और ये अगर तब नहीं पकड़ेंगे भैया, तो शायद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वाली जो प्रोसीजर्स होते हैं, बिकॉज इतनी सारी कॉल्स आती हैं, जीके अलग क्रिएटिव अलग, वो पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं कि आपने झूठ बोला है। तो ये चीज तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड जीके इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, आपको करना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर आप खाली उस पर ध्यान ना देके अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो वो होता है। मुझे कहीं ना कहीं भैया शायद इसका बेनिफिट इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, एंकरिंग करता हूँ और स्टेज में वो रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेबल कैसे रहना है, कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं पता होती है। पर मेरी एडवाइस यही रहेगी दूसरों को कि अगर आप लोग भी पीआई के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को भी इस चीज का ध्यान रखना जरूर पड़ेगा कि ज्ञान आपका है, अपनी जगह है, पर आप अगर अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, बिकॉज भैया हम ऐसा होता है ना कि हम सभी की लाइफ यूनिक है, हम सभी के पास कुछ ना कुछ होता है। अब जैसे आपका वो सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, आप जैसे बोलते हैं कि आप दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जाते हैं, तो वो बहुत एक स्वीट सी चीज है। वो ऐसा है कि हर दोस्त अपने साथ साथ में अड्डा मारते ही हैं, तो आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो मैटर करता है। तो आप जब पीआई में अपीयर हो रहे हैं तब आप काम बैठे रहें, रिलैक्स्ड रहें, चेहरे पे आपके टेंशन ना दिखे, आप स्माइल करें, कॉन्फिडेंट रहें, और अपनी बातों के साथ में उतनी आर्टिकुलेट हो कि आप जो बोल रहे हैं वो अच्छे क्लियर तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है और इंटरेस्टिंग तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ में, वो चीज मैटर करती है। तो मेरे ख्याल से भैया जो लोग ऑडिशन के लिए भी जाने भी वाले होंगे 14 तारीख को, उनको जीके के साथ साथ तैयारी करने के साथ में पीआई में भी कैसे बैठना है, वो चीज अगर वो खुद मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये ना जो आप मिरर वाली बात कर रहे हो, ये जब मेरा बैंकिंग का इंटरव्यू था तो हमारा, मैं पहले एक मिनट में आपकी स्टोरी बताऊंगा अपनी, कि हमारा जो टाउन है
देखिए जैसे इंग्लिश है या किसी भी अब तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो थोड़ी फ्लुएंसी उस हिसाब से आ गई, लेकिन हमारे वाले टाउन्स में क्या रहता है ना कि हमारी लिखने में पढ़ने में हम काफ़ी हद तक ठीक होते हैं, लेकिन बोलने में किसी सामने बंदे से बात करने में उतने कंफर्टेबल नहीं रहते थे। लेकिन जब मेरा बैंकिंग सेक्टर में इंटरव्यू होना था तो जैसे दित्या भाई ने बात कही, मुझे किसी सर ने बताया था कि आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अब शीशे के सामने बैठिए और अपना नाम या आप कहाँ से हैं ये चीज़ें आप दोहराइए। आप लिटरली, आपको ये बात सुनने में तो अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप शीशे के सामने बैठेंगे ना तो अपने आप को फेस करना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। और जब आप अपने आप को फेस करते हैं ना तो कई बार हंसी भी छूटेगी, कई बार लिटरली आप अपनी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते, बोल नहीं सकते। जब आप वो करेंगे ना तो डेफिनेटली आपका जो मन में डर है वो निकल जाएगा और आप वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे और सब चीज़ें आपके पास ही हैं। आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, बस आपको ये ठीक करनी है। ये बात मैंने फॉर्म के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, अगर आपको हेल्प चाहिए वो देख लीजिए, लेकिन बस आपको प्रेजेंटेशन अपनी ठीक करनी है। और पीआई के लिए शीशे वाली एक्सरसाइज हमने बता दी, भाई ने भी बताई, वो आप देखें, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। चलिए आदित्य भाई, बच्चन साहब ने कहा था आपके आउटफिट को लेकर के कि आपका इतना बढ़िया आउटफिट है और काफ़ी आप घंटों बातें करते हैं आई थिंक काफ़ी लोगों से। तो उसके बाद बच्चन साहब ने तो कह दिया था कि लाइन लगने वाली है, तो वो घंटों वाली बातें 2 घंटे हो गई अब या लाइन बढ़ गई, क्या सिस्टम रहा आदित्य भाई केबीसी में आने के बाद उसका? कुछ वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है भैया। ये चीज तो मैं आपको क्या बताऊं कि सच सही मायने में ऐसा है, मैंने नहीं माना था, मैं समझ ही नहीं पाया था कि मैं जो वहां पे करके आ जाऊंगा वो इतनी ज्यादा चलेगी। जो प्रोमो आया उस पर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला भैया सोशल मीडिया पे, मैं मान ही नहीं पाया कि ऐसा होगा, क्योंकि मेरा तो सपना था खेल कर आने का और वहां पे भी इतनी इंटरेस्टिंग बात हो गई। और दूसरी चीज ये, मैं नॉर्मली ना अब जब स्टेज पे मैं रहता हूँ तब मैं परफॉर्म करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, सब बढ़िया रहता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है। नॉर्मल जिंदगी में मैं थोड़ा सा सीरियस और रिजर्व टाइप का हूँ, मैं बातचीत थोड़ा कम करता हूँ, सीरियस ज्यादा रहता हूँ। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं इतनी सारी बातें सर के साथ कैसे कर ली, तो वो चीज है। पर हाँ, कपड़ों के मामले में मैं सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब मैं छोटा था तब से सर मुझे टीवी पे इतने अट्रैक्टिव से लगते थे, इतने स्मार्ट लगते थे। तो और मुझे बचपन से शौक है ब्लेजर्स का, तो तब तो कोट वगैरह आते थे नॉर्मली, तब तो इतना टाई वगैरह नहीं पहनता था, छोटा था तो। और जैसे जैसे बड़ा होने लगा फिर शौक बढ़ने लगा। मम्मा भी कई बार डांटती है मुझे कि तू हर इवेंट में वही पहन के जाने का क्यों सोचता है, पर मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें स्मार्ट लगता हूँ शायद, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और सर से तो इतना वो हूँ कि आप सोचो पुराने जमाने में चलते थे बेल बॉटम्स, आज के जमाने में तो चलते भी नहीं है इतने, पर सर की मूवीज देख के मैंने बेल बॉटम्स भी खरीद के रखे हैं कि मैं कहीं जाता हूँ, कभी पार्टीज वगैरह होती है तो मैं शर्ट के साथ में बेल बॉट्स डालता हूँ। तो सर की वार्डरोब से तो हेवीली इंस्पायर्ड हूँ मैं, और इसीलिए इन लोगों ने बोला कि आपका लुक भी हम ऐसे ही रखेंगे कि आप सर के साथ बैठेंगे तो आप लोग सेम दिखने चाहिए, कंपैरिजन भी होगा और वैसा मैचिंग होगा। और मैं यहाँ से भैया प्लेन में हम गए तो 6 से 7 जोड़ी मैं मेरे ब्लेजर्स के लेके गया था ऑप्शन में। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि कुछ भी हो सकता है, और कलर पैलेट उन्होंने बाद में शायद ये सोच के रखा होगा कि मैच कराएंगे। जैसे उस दिन भी सर ने ब्लू पहना था तो मैंने ब्लू पहना था, जी। तो उन्होंने मेरे से 6-7 ब्लेजर्स कैरी करने को, उनके साथ में मैचिंग टाइज, शर्ट्स, पैंट सब कुछ लेके जाने को बोला गया था। तो मेरा बैग तो सही में बहुत हेवी हो गया था, मतलब 20 किलो का तो हो ही गया था बैग, और उतनी की लिमिट रहती है प्लेन में वैसे भी। तो ये लेके गया था। और बाकी हाँ, वो लड़कियों वाली बात भी वो है कि सर उस चीज को बहुत क्या बोलूं मैं, मस्ती करते सर तो उस पॉइंट को लेके। नहीं थी वो, सही बात थी। हाँ, मतलब सही बात ऐसी थी कि सर उसको उस पॉइंट में ले रहे थे कि लड़कियों से 1-1 घंटा बात, पर वो एक्चुअली में वही होता है कि 1 घंटा होती भी है तो काम हाँ करता हूँ मैं बात, पर वही है कि काम रिलेटेड हो जाती है वो चीजें, तो रिलेटेड तो नहीं होती होंगी, कुछ तो गड़बड़ है दया, वो वाली बात है। कोई गड़बड़ नहीं है भैया अभी तक, सही में मतलब वो। और अच्छा, इसमें एक चीज क्या हुई मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरी क्लास में इतनी सारी लड़कियां हैं, दोस्त हैं, तो और उसके अलावा भी अब लोगों को क्या लगा, वो मैंने बोला ना महिला मित्र, तो लोगों को लगा कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स नहीं है। मैंने कहा अरे वो गर्लफ्रेंड की बात चल रही है वहां पे, गर्लफ्रेंड कोई नहीं है, आप लोग दोस्त तो हो ही। तो वो तो बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया लगा, फनी भी था, मोटिवेशनल भी था और इनकरेजिंग भी था कि आप लोग सब चीज़ कर सकते हो जैसे आपने की इतनी छोटी एज में, कम एज में।
और आई थिंक हाँ मुझे ध्यान तो नहीं कोई और कंटेस्टेंट आया, तो मोस्ट ऑफ द आप वन ऑफ द यंगेस्ट कंटेस्टेंट होंगे वहाँ पे, क्योंकि जी। 19 एज के हो आप तो यंगेस्ट वन ही होंगे मुझे लगता है। इससे इससे छोटा अगर जूनियर को छोड़ दूँ तो शायद ही वहाँ पे कोई फीचर हुआ हो आपके बिना। हाँ, इस सीजन में तो नहीं है भैया। हाँ, इस सीज़न में तो डेफिनेटली नहीं है, और पिछले सीज़न का भी मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा है सच। चलिए, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो बता देंगे कि इनसे छोटा कोई आया था कि नहीं। प्लीज़ आप कमेंट में कमेंट करके बताइए। और एक बात मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, आदित्य भाई से पूछेंगे कि जैसे ना आजकल यंग जनरेशन है, हमारे जैसे लोग हैं, वो ना थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं। हम्म। लेकिन जब बच्चन साहब की बात करूं, जब ना वो सेट पे आते हैं, वो भाग करके आते हैं, आपने टीवी में देखा होगा। और उनका ऑरा, उनकी एनर्जी, और उनको देख के इतनी मोटिवेशन आ जाती है एकदम से कि गूज बम्प्स होने लगते हैं लिटरली। अगर मैं बिल्कुल। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस दिया, आदित्य भाई का भी जानते हैं। और उनकी एनर्जी इस एज में भी 80 प्लस वो हो चुके हैं, इतनी अनमैचेबल है कि अगर उनके सामने में कोई 30 साल का हीरो या कोई आम आदमी भी खड़ा कर दूं तो वो उनकी एनर्जी मैच नहीं कर पाएगा। जो सदी के महानायक का टैग है ना, वो उनको किसी वजह से मिला है दोस्तों। तो आदित्य भाई से जानेंगे कि उनकी एनर्जी और उनकी जो ऑरा है वो किस प्रकार से आपको मोटिवेट करता है केबीसी में। बहुत ज्यादा भैया, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, जब वो सेट पे आते हैं ना, दौड़ के ही आते हैं वो। और मैं, देखा जाए तो मैं एकदम इधर, आपने ध्यान दिया होगा एपिसोड में, तो मैं एकदम कॉर्नर में बैठा था, जी जी क्योंकि जी। वो ऐसा बैठाते हैं, नंबरिंग करके बैठाते, तो मेरा सेकंड नंबर था, तो मैं इस साइड में सबसे पहले बैठा हुआ था। तो वहां से सबसे दूर लगते हैं जब वो एंटर करते हैं तो। पर वो जैसे ही दौड़कर आए और वो ऐसे एकदम करते हैं ना, वो आके और नमस्कार करते हैं सबको, वो पॉइंट पे भैया इतने गूज बम्स आते हैं, ताली बजाते बजाते मैं इमोशनल हो गया भैया, और वहीं पे मुझे रोना आ गया। मतलब ताली बजाते बजाते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहां रो दूंगा, क्योंकि मान ही नहीं पा रहे कि पहली बार, वो पहली झलक थी उनकी, तो इतने करीब से उनको देख पा रहे हैं। आधा टाइम तो ये डाइजेस्ट करने में निकल जाता है सही कि सही। ये जो हमारे सामने हो रहा है, ये शायद सही में हो रहा है कि सपना है ये। और सही में सेट पे पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है, बिकॉज सेट तो वही है, उसके पहले हम मॉक्स भी खेलते ही हैं, बिल्कुल। तो आपको तो पूरा कंफर्टेबल वहां कराया जाता है। पर जब तक सर नहीं आते ना, सेट बेजान लगता है। और सर आ जाते हैं, उसके बाद सारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, और ऐसा लगता है कि सर ही कोर है उसके। तो वो बहुत ज्यादा, मतलब एक वो करता है। एंड जैसा आपने देखा था कि मैं उनके पैर छूने भी गया, तब भी उन्होंने बोला कि हम आपसे बड़े नहीं, हम आपके साथ के ही हैं। तो वो चीज भी मोटिवेट करती है। तो उनके सामने ना, जितनी भी थकान होती है, जितना स्ट्रेस होता है, सब चला भी जाता है, क्योंकि वो इतने एक मैं क्या बोलूं, उनका ऑरा ही इतना गजब का रहता है। और वो जेन्युइनली है, बिकॉज उसके पहले जो पूरी प्रोसेस रहती है, क्योंकि शूट तो बहुत लेट होता है, उसके आपको बहुत पहले से आ जाना पड़ता है वहां पे, कॉस्ट्यूम चेंज होती है, सब खाना पीना भी होता है। तो और मेरा ऐसा नेचर है ना कि मैं खाना पीना थोड़ा कम करता हूँ जब मेरा कुछ परफॉर्मेंस रहता है, तो बिकॉज वो स्टफ होके बैठेंगे ना, तो बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैंने खाना पीना बहुत ही कम करा था। टीम वाले मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप खा लीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप भूखे पेट नहीं रहिए। तो मैंने बोला कि नहीं। पर भूख कुछ भी नहीं लग रही थी वहां पे, जब सर के सामने थे तो वो सारी थकावट चली गई। और वो जिस तरीके से खिलाते हैं, कंफर्टेबल फील कराते, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं इंटरेक्शन में कि आप एक सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप एक फैमिली मेंबर के साथ में ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही तो बोल रहे इतना कंफर्टेबल वो फील कराते हैं। अब कुछ चीजें तो देखिए काट दी जाती हैं, और कुछ चीज तो ब्रेक टाइम में हो रहे होते हैं। तो ब्रेक्स में भी भैया वो हर 2-2 मिनट में वो मुझे पानी ऑफर कर रहे थे कि आप पानी लीजिए। मस्ती कर रहे थे साथ में कि वो टीम वाले उनका मेकअप करने आ रहे थे, तो बोल रहे कि सब कुछ क्या हमारा ही करोगे, इनका कुछ नहीं करोगे। तो इस तरीके से कर रहे हैं। फिर एक तो आपको शायद दिखाया होगा कहानी, जो हमारी चल रही थी ग्रेट गैट्सबी वाली, एपिसोड में दिखाई होगी। वो ब्रेक टाइम की बात थी, कैमरास हम डिस्कस कर रहे थे। हैं। जी जी जी। और मैंने कहीं ना कहीं बोल दिया था कि हाँ सर, वो ना स्क्रीन पे पोज भी दिखने लगते हैं हमारे स्किन के, इतना शार्प होता है कैमरा। तो ऑडियंस सुन के थोड़ा हंस रही थी, तो सर उनको बोलते नहीं नहीं वो सही कह रहे हैं। और फिर वहां से उन्होंने ग्रेट गैट्सबी वाली कहानी थी। तो मैं ये बताना चाहूंगा और सभी को, हमारे व्यूअर्स को भी, कि इतनी बातचीत होती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां कैमरे के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है, वो आपसे एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, और उसके साथ में इतनी सारी बातचीत होती है। तो बिल्कुल बहुत वो होता है। हम मतलब इस एज में लोग थक जाते हैं और बोलते कि हमारा सिर दुख रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर आप उनकी एज सोचिए कि वो 80 प्लस हो गए हैं, 83 के हैं शायद,
और उस एज में इस एनर्जी, इस डिटर्मिनेशन के साथ में वो शो रन कर रहे हैं, तो सही में उनके बिना ये शो है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब मेरा खुद का एपिसोड शूट हो रहा था तो अब लेट नाइट हो चुका था और हम सुबह 5 बजे के उठ के सेट पे आए हुए थे, मतलब 6 बजे निकल गए थे ऑलमोस्ट। तो इतना नींद आ रहा था, लेकिन जब फिर उसी रात मेरा हॉट सीट के लिए हो गया और तब और उनको जब देखा, उनका एनर्जी लेवल देखा तो एकदम से नींद ऐसे उड़ी। और फिर तो उसी दिन परफ्यूम वाला सीन हो गया था, उन्होंने परफ्यूम लगाया, हाँ, खुद से अप्लाई किया। तो लिटरली मानो अगर इतनी जो नींद आ रही थी वो 2 दिन तक नींद आई ही नहीं उसके बाद। मतलब सही इतना बात है उनका भैया। अनमैचेबल एनर्जी का और ऑरा है उनका। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी भी क्योंकि उनसे बात हुई, सेम ही हुआ था। हम भी बहुत सुबह से, मतलब इतना सुबह तो नहीं गए थे हम शायद, जी जी बट जी। सुबह से गए हुए थे। एंड उसके पहले भी रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि मुझे वैसे भी टेंशन हो रही थी, तो मैं क्या ही सो पाता रात को। और ऐसे सबके साथ नहीं होगा। जो भी वहां जाएंगे तो पहले दिन तो किसी को रात में नींद नहीं आने वाली है, अगले दिन का सोच सोच के। तो वो तो हुआ था। एंड बाद में भी फिर उनके साथ भी इतनी इंटरेक्शन हुई, लगभग आप मानिए 1.5 से 2 घंटे के बीच में तो आराम से हमारी बातचीत हुई थी, क्योंकि शो एपिसोड ही 1.5 घंटे का दिखाया गया। और उसके अलावा भी इतनी सारी बात हुई, और उसमें भी उनका इतना आशीर्वाद मिला, इतना प्यार मिला। सर ने, मैं आपको ये बताऊंगा, एपिसोड में तो नहीं दिखाया, बट उन्होंने ये बोल दिया था करते करते कि जब मेरी बात हुई थी डिप्लोमेट वाली, तो उन्होंने एक तो शशि थरूर जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जी बोला, जी जी। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि हम आपको अगला विदेश मंत्री देखना चाहेंगे आने वाले तो समय हमारा में। ध्यान रखना थोड़ा सा, आप भूल मत जाना हमें। क्यों नहीं, कैसे भूलेंगे भैया, वो तो है। तो वो चीज उन्होंने बोली और इतना आशीर्वाद दिया, पेरेंट्स से भी इतनी प्यारी बातचीत हुई। तो मैं रात को भी होटल में आके मैं सो ही नहीं पाया, क्योंकि दिमाग में भी चल रहा था कि ये हो क्या गया, आज हुआ क्या, ये सपना था, ये सही में हो गया, हकीकत है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं और मम्मा तो एक ही कमरे में थे हम लोग, तो रात भर हम यही बात कर रहे थे, और नींद ही नहीं थी आंखों में, कैसे आती। तब तो हो भी गया था, संतुष्टि भी थी, पर सही में नींद नहीं आती है। नहीं, उस रात नींद नहीं आती। मैं खुद, मेरे एक्चुअली उसके बाद बाइट्स वगैरह होने थे, तो होटल में हाँ। हम लगभग 2:30 बजे रात में आए होटल में। ओ। तो जब 2:30 बजे आए तो मैंने 2:30 बजे जितने रिश्तेदारों को हो सका या जो करीबी थे, दोस्त एंड ऑल, 2:30 बजे उनको उठा दिया रात में। और आई थिंक वो आधों ने तो मेरे को गालियां दी होंगी कि रात को उठा रहा है मुझे फोन करके। चलिए दित्या भाई, एक तो आप ना मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आपका तो खैर बैकग्राउंड, जैसा कि हम जान पाए इंटरव्यू में कि क्यूजेस हुए या आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, आपकी तैयारी तो शुरू से बढ़िया थी। खैर स्टूडेंट लाइफ में तैयारी कुछ अलग रहती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हम ग्रैस्प कर रहे होते हैं चीज़ों को एंड पढ़ रहे होते हैं कंटिन्यूसली। लेकिन फिर भी अगर आप कोई, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, या कुछ ऐसी हमारी सिस्टर्स हैं और माताएं हैं जो कि गृहिणी हैं यानी हाउस वाइफ्स हैं, उनके पास टाइम कम रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब से आकर के उनके पास 1 आधा घंटा रहता है पढ़ने के लिए। तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि या 2 मिनट में आप उनको बता दीजिए कि कैसे वो केबीसी के लिए बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, प्लीज़। भैया इसमें देखिए 2-3 चीजें तो ऐसी होती है कि फिक्स होती हैं, उस पर तो आप नजर हटा ही नहीं सकते। जी पहली चीज तो जैसी हो जाती है कि करंट अफेयर्स। जी। करंट अफेयर्स भैया, मेरा एपिसोड बोलो, दूसरों का एपिसोड बोलो, मैंने देखा है कि इस बार भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है। जो भी हो रहा है 24-25 की घटनाएं रिसेंट की हाईलाइट हो रही है, और नहीं भी हो रहा है कोई क्वेश्चन है तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है करंट अफेयर जी से। जी जी। ये चीज मुझे दिखी है। मेरा भी भैया ऐसा हो गया था कि जो 12.5 लाख का क्वेश्चन था, मैंने क्या बताऊं, वो हुआ था 4 दिन पहले मैंने वो मोबाइल पे वो न्यूज देखी थी, ओ। स्क्रॉल करते हुए देखी थी मैंने कि ऐसा ऐसा हुआ है। और ऐसा है कि बल्गेरिया शेंजन कंट्री बनी है, वहां पे गोल्डन वीजा भी अभी इंडियंस के लिए भी अवेलेबल है। तो ये जी। बल्गेरिया भी काफी उसमें न्यूज़ चल में, रहा जी है। जी। पर अब वो क्या, वो ऑप्शंस ऐसे थे ना, और आप ज्योग्राफी भी देखेंगे कि पास पास की कंट्रीज हैं, जी रोमेनिया, बल्गेरिया, सर्बिया, तो बल्कि तीनों नेबर्स ही हैं। तो ऑप्शंस में इतना कंफ्यूज हो गया, हॉट सीट का इतना प्रेशर रहता है कि वो पढ़ी हुई चीज थी मेरी, पर मैं उस टाइम पे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। और संकेत सूचक के बाद तो मैं बल्कि और कंफ्यूज हो गया, तब जॉर्जिया और बल्गेरिया में लगने लगा, और जॉर्जिया को लेके वोकल भी था जो ऑब्वियसली गलत था। तो थोड़ा बहुत वो होता है, पर देखिए क्वेश्चन वो करंट अफेयर का था। तो बाकियों से मैं वही बोलूंगा कि आपको जितना भी टाइम मिल रहा है, एक तो आप डेली अपडेटेड रहें कि चल क्या रहा है देश दुनिया में, और रीसेंट खबरें आ रही हैं, अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, तो आप वो तो देखिए। आपके चैनल के जरिए भैया बहुत अच्छी कवरेज हो जा रही है। ये चीज मैंने ऑडिशन के टाइम पे भी देखी थी कि खुशबू दीदी के जो वीडियोस थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें भले ही सारे नहीं आ पा रहे थे, बट उस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ऑडिशन में भी आए वो,
एंड बाकी मैंने एपिसोड्स के टाइम पे भी देखा, मुझे नहीं आए पर दूसरों को क्वेश्चंस आए हैं जो आपने करवाए हैं, तो आपके चैनल के जरिए हो सकते हैं और आपके करंट अफेयर्स हो सकते हैं। इसके अलावा भैया एक चीज मैं ये बोलूंगा, जो पढ़ रहे हैं आप, जो कर रहे हैं आप, जिस फील्ड से हैं उस फील्ड को लेके आप थॉरो रहें। मेरे लिए मुसीबत थोड़ी इसमें ऐसी हो गई थी भैया, बिकॉज मेरी इतनी सारी एजुकेशन है ना, मैं अभी एक साथ में परस्यू कर रहा हूँ। मेरी इजिप्टोलॉजी में भी मेरा एक सर्टिफिकेशन है, एस्ट्रोलॉजी में भी सर्टिफिकेशन है। आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा, इजिप्टोलॉजी में क्या चीज होती है बताएंगे एक मिनट के लिए? इजिप्टोलॉजी में भैया पूरी जो एंशिएंट इजिप्ट है उसके कल्चर की स्टडी है। तो उसमें आप सोचिए, हिस्ट्री आ जाता है, आर्किटेक्चर आता है, आर्ट एंड कल्चर आता है, लैंग्वेज एंड राइटिंग है, और माइथोलॉजी भी है। तो बेसिकली सब कुछ है इजिप्ट के रिलेटेड। हाँ, इजिप्ट के रिलेटेड जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जैसे अपने यहाँ की इंडस वैली थी, जी, उसी टाइम पे उन लोगों की भी थी। और तो बहुत अच्छा एक एनरिच्ड कल्चर है, और मुझे बचपन से थोड़ा अट्रैक्ट करता था इजिप्ट का कल्चर, तो इसीलिए मैंने वो पढ़ा है। तो उसमें अलग से सर्टिफिकेशन था, एस्ट्रोलॉजी है, और 2 डिग्री यहाँ पे कर रहा हूँ। फेवरेट सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। तो क्या हुआ कि इतने सारे थे ना, साइकोलॉजी भी था मेरा, तो चकरा गया था थोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं होना पड़ता है, आपको थॉरो होना पड़ता है। अब वो अलग बात है कि हायर लेवल पे मेरे फील्ड से रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस नहीं आए, पर ये बोलना भी गलत होगा कि आपके फील्ड से क्वेश्चंस नहीं आते। मुझे एक इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन आया था, और लकीली वो तो चलो मेरा करा हुआ प्ले था, वो मैं परफॉर्म कर चुका था, मैकबेथ का प्ले, तो आया था। तो ये भी एक और चीज है भैया कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो भी हैं, अब अगर जैसे कोई हाउस वाइफ है तो हो सकता है कि आपको कुकिंग रिलेटेड है, या आपकी कोई हॉबी है उस रिलेटेड है। तो बेसिकली आपकी जो लाइफ है आपको उसमें थॉरो होना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करें कि आपकी क्या फील्ड है, वो चीज आप करेंगे। करंट अफेयर्स जानेंगे, करंट अफेयर टीवी है, न्यूज़पेपर है, इस सब से कर सकेंगे बढ़िया। और बाकी भैया आप लोगों का चैनल तो है ही जो इतना गाइड करे, और आपकी भी मुझे याद है कि आपकी असिस्टेंस रही है, बराबर रही है, बिन मांगे आपने मुझे मटेरियल दे दिए हैं कि भाई आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, ऐसे भी तैयारी कर सकते हैं। तो वो एक एडिशन हो जाता है भैया, एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है बहुत ही ज्यादा। तो इस तरीके से तैयारी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई। आई थिंक काफ़ी आपसे बातें कर ली एंड काफ़ी टाइम आपका ले लिया। तो बस एक वीडियो एंड करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने वहाँ पे देखा था केबीसी में आप बहुत सी आई थिंक लैंग्वेज का कोर्स भी कर रहे हैं, फ्रेंच एंड समथिंग, है ना? तो वीडियो एंड करने से पहले एक बारी बेस्ट विशेष दे दीजिए हमारे व्यूज़ को, ताकि वो भी आप जैसे हॉट सीट पे पहुँच जाएँ और बड़ी अच्छी धनराशि जीत करके आएँ, और जो हमारा मिशन स्टार्ट किया हमने हॉट सीट वाला वो बड़े अच्छे से कंप्लीट हो। तो आप जो आपको लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश या मतलब अपनी लैंग्वेज से अलग आती है, उसमें एक बारी बेस्ट विशेष दे दीजिए, बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल भैया, 4 लैंग्वेज बोल देता, 4 लैंग्वेज है तो मैं चारों में ही कर दूंगा। कि इंग्लिश में तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल आवर डियर व्यूअर्स, मे यू ऑल अपीयर इन द ऑडिशंस वेरी प्रॉपरली, एंड मे यू ऑल सक्सीड इन योर एंडीवर्स। सभी को मेरी तरफ से आगे के लिए, आने वाले समय के लिए मेरी मनोकामना है ये कि आप सभी का जो सपना है हॉट सीट पर बैठने का, वो आप साकार कर सकेंगे। आप ऑडिशन में जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपीयर होंगे। সবাইকে আমার খুব খুব ভালোবাসা, শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি কি আপনি যা भी করবেন ভালো করে করবেন, কনফিডেंट থাকবেন, আর ईश्वर निश्चय আপনাকে सपोर्ट করবে। ये बंगाली थी भैया। और फ्रेंच में अगर मैं बोलूं तो bonne chance tout le monde, fait parfaitement bien, et ne fait être confiance en vous। आपको मतलब इसके अंदर आपको अपने अपने कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि avoir confiance en vous, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा। एंड bonne chance tout le monde, बेस्ट विशेस सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं बच्चन साहब के कहे मुताबिक आप बड़े अच्छे से डिप्लोमेट बने और विदेश मंत्री देखना चाहेंगे आपको, और जितना सक्सीड हो सके जीवन में उतना सक्सीड आपको भगवान करे, सक्सेस दे, और आंटी और अंकल की सेहत बहुत बढ़िया रखे, यही कामना है। इसी नोट के साथ आदित्य भाई आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को हम लोग एक बार